हेलो दोस्तों, हमारे चैनल हिम बस में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में हम मनाली, धर्मशाला और बीड जैसे फेमस हिल स्टेशंस की वीडियोस आपके लिए लेकर आए थे। तो अब टाइम है किसी ऑफ बीट जगह पर जाने का। अगली कुछ वीडियोस में हम आपके लिए स्पीति घाटी का टूर लेकर हाजिर हुए हैं। इस मिनी सीरीज़ में हम शिमला रिकांगपिओ काजा बस से काजा जाएंगे और वहां आसपास के गांव का टूर भी करवाएंगे। और हमारा आज का सफ़र रहेगा HRTC की बेहद ख़ास बस से। इस बस के बारे में आप में से ज़्यादातर लोग तो जानते ही होंगे। रिकांगपिओ डिपो की ये बस चालक बलवंत नेगी जी को परमानेंट अलॉट हुई है और उन्होंने ही इसकी सारी साजो सजावट करवाई है। इस बस को उन्होंने किन्नौरी गुड़िया का नाम दिया है। अक्सर ड्राइवर्स अपनी बसेस को डेकोरेट करके रखते हैं और रिकांगपिओ डिपो में ये प्रचलन काफ़ी पहले से है। HRTC के बाकी यूनिट्स की भी कई बसेस सजाई गई हैं, लेकिन रिकांगपिओ डिपो में ये ट्रेंड सबसे पुराना है और इस बस की तो अब बात ही अलग है। बाहर से तो इसे दुल्हन की तरह सजाया गया ही है, लेकिन अंदर से भी इसकी खूब सजावट की गई है। और तो और सीट कवर्स भी डलवाए गए हैं जो आपने किसी ऑर्डिनरी बस में कम ही देखे होंगे। बस की डेकोरेशन का सारा काम बलवंत नेगी जी ने अपने खर्चे पर करवाया है, तो आप समझ सकते हैं कि ड्राइवर्स अपनी बसेस के लिए कितने समर्पित होते हैं। हम आज की वीडियो में इसी बस से आपको रिकांगपिओ से काजा लेकर जाएंगे। स्पीति घाटी घूमने आना चाहते हैं तो कम बजट में आप HRTC बसेस से आराम से यहाँ आ सकते हैं। स्पीति घाटी की सारी डिटेल्स आपको हमारी इन वीडियोस में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज दिन है 22 मई और मैं हूं रिकांगपिओ ज़िला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में। रिकांगपिओ ज़िला किन्नौर का हेडक्वार्टर है और समुद्र तल से 2290 मीटर के एलिवेशन पर बसा है। किन्नौर और स्पीति घाटी तिब्बत सीमा से सटे हैं और हिमाचल प्रदेश के कबायली क्षेत्रों में आते हैं। शिमला से किन्नौर होते हुए स्पीति के लिए साल भर सड़क मार्ग खुला रहता है, लेकिन बरसात और बर्फ़ के समय कुछ टाइम के लिए सड़कें बंद भी हो सकती हैं। अभी मई का महीना चल रहा है तो हालात सामान्य हैं। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ जहाँ इस रीजन को खूबसूरत बनाती हैं, वहीं यहाँ का जीवन उतना ही मुश्किल भी है। यहाँ घूमने आने का सही समय मार्च से मिड जुलाई और सितंबर से अक्टूबर तक है। जुलाई अगस्त में यहाँ बारिश की वजह से सड़कों की हालत ख़राब रहती है। वहीं दिसंबर से फरवरी तक यहाँ काफ़ी ठंड रहती है। रिकांगपिओ से काजा जाने वाली बस का समय यहाँ से सुबह 5:10 का है और मैं 4:45 बजे यहाँ रिकांगपिओ बस स्टैंड पहुँच गया हूँ। अभी तो यहाँ पर अंधेरा सा है, लेकिन जल्दी ही उजाला हो जाएगा। हमारी बस का पूरा रूट वैसे शिमला से काजा है। शिमला से शाम 6:10 पर बस काजा के लिए निकलती है और सुबह करीब 3:30 बजे यहाँ रिकांगपिओ पहुँच जाती है। यहाँ पर बस चेंज होती है और यात्रियों को 1.5-2 घंटे यहाँ ब्रेक मिल जाता है। फिर 5:10 पर काजा जाने वाली दूसरी बस में यात्रियों को बिठाया जाता है। इतने में लोग यहाँ फ्रेशन अप हो सकते हैं और अगले रोमांचक सफ़र से पहले थोड़ा आराम भी कर सकते हैं। शिमला से रिकांगपिओ की ऑनलाइन बुकिंग अवेलेबल है और आगे रिकांगपिओ से काजा जाने वाली बस में आपकी पुरानी सीट ही मान्य रहेगी। ये तो बात थी सीधे शिमला से काजा जाने की। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पिछली शाम को किसी भी बस से यहाँ रिकांगपिओ पहुँच सकते हैं। शिमला से रिकांगपिओ के लिए दिन भर कई बसेस चलती हैं और ऐसे में आपको रात में प्रॉपर रेस्ट करने का मौका भी मिल जाएगा। फिर अगली सुबह आपके पास काजा जाने के लिए 2 ऑप्शंस होते हैं। एक ये 5:10 वाली बस और इसके बाद सुबह 9 बजे भी एक बस काजा के लिए जाती है। यहाँ पर 1-2 बातों का ध्यान देना होगा कि रिकांगपिओ से काजा की ऑनलाइन या एडवांस बुकिंग नहीं होती, तो आपको बस चलने से कुछ देर पहले यहाँ आकर अपनी टिकट्स लेनी होंगी। गर्मियों का टाइम है तो काजा जाने के लिए काफ़ी भीड़ भी रहती है। दूसरी बात कि सुबह जाने वाली बस का टाइम सीज़न के हिसाब से चेंज भी हो जाता है। आजकल गर्मियों में 5:10 का है, लेकिन सर्दियों में सुबह 7 बजे के करीब ये बस काजा के लिए निकलती है। और ये उदयपुर रिकांगपिओ बस भी यहाँ पर पहुँच गई है। केलांग डिपो का ये रूट 24 घंटे लंबा है और HRTC के सबसे लंबे इंट्रास्टेट रूट्स में से एक है। कल सुबह 5 बजे उदयपुर लाहौल से चलकर ये बस मनाली, कुल्लू, मंडी, करसोग और रामपुर होते हुए आज सुबह 5 बजे यहाँ पर पहुँची है। फिर कुछ ही देर में हमारी काजा जाने वाली बस भी यहाँ पर आ गई और इस पर रूट बोर्ड लगा दिया गया।
ये रूट बोर्ड भी हम ही ने कल बनवाया था। हमने रिकांगपिओ HRTC वर्कशॉप के पास सैराग कार कस्टम शॉप से ये रूट बोर्ड बनवाया। बोर्ड तो यहाँ और भी थे, लेकिन सुंदर बस पर सुंदर सा बोर्ड लगाना भी ज़रूरी था, और यहाँ इस शॉप पर ये अच्छा सा बोर्ड बनकर तैयार हो गया। पुरस्कार से सम्मानित करते हुए सबसे पहले हमारी बस यहाँ बस स्टैंड के बाहर पोस्ट ऑफिस पर आकर रुकी, क्योंकि स्पीति घाटी के लिए डाक भी इसी बस से जाती है। और पोस्ट ऑफिस से डाक लेकर अब बस सामने बस स्टैंड में आ गई। काजा जाने वाले लोग पहले से ही अपनी टिकट्स लेकर बस के इंतज़ार में खड़े थे, और बस के यहाँ आते ही सब अपनी सीट्स पर बैठना शुरू कर रहे हैं। हमारी बस में 35 सीट्स हैं, लेकिन यहाँ उससे ज़्यादा सवारियाँ हैं। अक्सर 35 और 37 सीटर बस ही काजा भेजी जाती है, क्योंकि आगे स्पीति घाटी में सड़कें थोड़ी तंग हैं और इन बसेस की छत पर सामान रखने की जगह भी नहीं है, तो सारा सामान भी बस के अंदर ही एडजस्ट किया जाएगा। और ये किनफेड सहकारी परिवहन बस भी रिकांगपिओ से सोलन नोनी रूट पर निकल रही है। ये हैं हमारी बस के चालक आशीष कुमार जी, जो रिकांगपिओ से काजा तक बस लेकर जाएंगे। सभी सवारियां बैठ गई हैं और 5:15 बजे हमारी बस अपने सफ़र पर रवाना हो रही है। बस के रूट की बात करें तो शिमला से शुरू होकर ये बस नारकंडा, रामपुर, टापरी, रिकांगपिओ, स्पीलो, खाप संगम, नाको, चांगो, सुमदो, हुरलिंग और ताबो से होती हुई काजा पहुंचती है। 460 किलोमीटर के इस सफ़र को बस 20 घंटों में पूरा करती है और किराया है 1030 रुपये। रिकांगपिओ से काजा की दूरी 220 किलोमीटर है और इस 9 घंटों की यात्रा का किराया है 495 रुपये। सामने ये किन्नर कैलाश की पहाड़ियों का सुंदर व्यू है। आजकल 5 बजे ही उजाला हो जाता है और धूप भी जल्दी निकल आती है। बैलेंस दिखे ना, एक मिनट क्या कोई नहीं। बस स्टैंड से थोड़ा नीचे आकर फिर हम पहुंच जाते हैं रिकांगपिओ मेन मार्केट चौक पर। यहीं पर ज़्यादातर सवारियां बसेस का वेट करती हैं, लेकिन हमारी काजा जाने वाली बस अक्सर बस स्टैंड से ही फुल होकर आती है। पीछे ये हिममनी डिलक्स बस है, जो चंडीगढ़ से रिकांगपिओ पहुंची है और अभी वर्कशॉप में जा रही है। आगे हमें पोवारी तक लगातार उतराई उतरनी है, तो एक के बाद एक इन कैंचियों से हम नीचे उतर रहे हैं। अभी हम NH 505A पर चल रहे हैं, जो कल्पा रिकांगपिओ से पोवारी तक केवल 17 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है। पोवारी से आगे हम NH 5 पर जाएंगे। वो नीचे है सतलुज नदी, जो आजकल गर्मियों में उफान पर आ गई है। गर्मियों में पहाड़ों की बर्फ़ तेज़ी से पिघलती है और नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है। जल्दी ही फिर हम पहुंच गए पोवारी और यहां हम NH 5 पर आ गए हैं। शिमला से आकर बस पहले यहां से ऊपर रिकांगपिओ जाती है और फिर वापस यहां नीचे आकर आगे के सफ़र पर निकलती है। तो अभी सतलुज नदी के किनारे बने इस NH 5 पर हम आगे पूह की तरफ जा रहे हैं। इस हाईवे को हिंदुस्तान तिब्बत राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पहले इसी हाईवे द्वारा शिपकी पास से होते हुए तिब्बत के साथ व्यापार होता रहा है। अभी के लिए शिपकी पास को बंद कर दिया गया है। ये हाईवे BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अधीन है।
पिछले कुछ सालों में बीआरओ ने सीमावर्ती सभी सड़कों को दुरुस्त किया है और ये हाईवे भी अभी कुछ साल पहले ही ऐसा डबल लेन बना है। पहले यहाँ सड़क की हालत इतनी ख़राब और ख़तरनाक थी कि काजा पहुँचने में ही 10-11 घंटे लग जाते थे। अभी ट्रैवल टाइम में भी काफ़ी कमी आई है। आगे रिब्बा से पहले इस पुल को पार करके हम नदी के दूसरी तरफ आ गए। खाप संगम तक हम सतलुज नदी के साथ साथ ही चलेंगे और नदी के आर पार भी होते रहेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि आजकल सतलुज काफ़ी उफान पर चल रही है क्योंकि गर्मी बढ़ गई है और पहाड़ों की बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है। कई छोटे नाले जो सुबह शांत रहते हैं लेकिन दोपहर होते होते उनमें जलस्तर एकाएक बढ़ जाता है। ये सामने दिखाई दे रहा है अकपा का नया और पुराना पुल। यहाँ हम फिर से नदी के उस पार चले जाएंगे। नीचे ये पुराना अकपा पुल है और पहले सारा ट्रैफिक इसी पुल से होकर जाता था, लेकिन अभी यहाँ पर एक नया पुल बना दिया गया है। उस पुराने पुल से होकर ही सभी बसें और ट्रक आदि निकलते थे और वो हिलता भी बहुत था। एक टाइम में एक ही वाहन वहाँ से निकलता था और डर भी काफ़ी लगता था। ये हमारे कंडक्टर गोविंद राम जी हैं और आज इनकी सीट पर मैं बैठा हूँ। बस पूरी पैक है तो इन्हें आज के लिए एडजस्ट करना पड़ रहा है। आगे ये एक और पुल है लेकिन हमें इस पर नहीं जाना है। ये पुल पार करके रास्ता मूरंग, ठंगी और चारंग गांव के लिए जाता है। हमारी बस को डाक भी डिलीवर करते हुए जाना है तो हर जगह पर पोस्टमैन डाक लेने पहले ही आ जाते हैं और ये जिम्मेदारी भी कंडक्टर की होती है कि सही पार्सल सही स्टेशन पर दिया जाए। कंडक्टर साहब अब अगला स्पीलो का पार्सल रेडी कर रहे हैं। अब सामने दिखाई देने लगा है स्पीलो गांव। यहाँ हमारी बस का ब्रेकफास्ट हाल्ट भी होगा। तो स्पीलो में आकर बस ब्रेकफास्ट के लिए रुक गई है। हमारी बस खचाखच भरी हुई है और अभी बारी बारी से ही सब नीचे उतर पाएंगे। यहाँ बस खड़ी करने की भी जगह नहीं थी तो बस बीच में आकर ही रुक गई। ट्रैफिक यहाँ पर कम ही रहता है तो इतना चल जाता है। वैसे साइड से निकलने की काफ़ी जगह है तो छोटी गाड़ियाँ आराम से निकल सकती हैं। टाइम अभी 6:40 ही हो रहे हैं तो अभी खाने का तो बिल्कुल मन नहीं है और ड्राइवर साहब ने बताया कि बस नाकों में भी रुकेगी तो मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट वहीं पर करेंगे। अभी के लिए बस यहाँ पर चाय वाय पी लेते हैं।
मेरी हाइट ही कम है। यहाँ फिर बस के स्टाफ के साथ बैठकर ही चाय पी और साथ में मटरी खाई। बाकी सब पैसेंजर्स भी यहाँ पर खा पी रहे हैं। आगे से ये रोपा सुन्नी बस भी यहाँ पर आ गई और इस बस का भी यहाँ पर ब्रेकफास्ट हाल्ट है। यहाँ से निकलने वाली लगभग सभी बसेज यहाँ स्पीलो ढाबे पर रुकती ही हैं। यहाँ ये HRTC के स्टाफ गपशप लगा रहे हैं और अब हमारी बस के यहाँ से चलने का समय भी हो गया है। करीब आधा घंटा यहाँ रुकने के बाद अब ड्राइवर आशीष भाई सीट पर आ गए हैं और बस अब आगे चलने लगी है। कुछ सवारियां यहाँ स्पीलो से भी चढ़ी हैं तो कंडक्टर साहब उनकी टिकट्स बना रहे हैं। हमारी बस आगे स्पीति के लिए ही पूरी फुल है। जैसा कि हमने बताया कि अब इस हाईवे की हालत काफ़ी सही हो चुकी है और जल्दी जल्दी स्पीलो और आगे पूह पहुंच जाते हैं, लेकिन बीच बीच में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पत्थर लगातार गिरते रहते हैं, तो ऐसे में यहां चलते हुए हमेशा सावधानी बरतनी पड़ती है। सैंज रामपुर से लेकर खाप संगम तक NH5 सतलुज नदी के किनारे ही है और इसमें बहुत से ऐसे लैंडस्लाइड पॉइंट्स हैं और बरसात के दिनों में यहाँ खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। खाप संगम से आगे काजा तक हम NH 505 पर जाएंगे और उस रोड पर भी कई ख़राब पॉइंट्स आएंगे, लेकिन HRTC के स्टाफ यहाँ बिल्कुल बेखौफ होकर चलते हैं क्योंकि बरसात के दिनों में भी इन्हें अपनी ड्यूटीज़ यहाँ करनी ही पड़ती हैं। इस तरफ है रोपा वैली। रोपा वैली भी काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ भी एक दिन आप रुक सकते हैं। पुल के इस तरफ घाटी के लिए रास्ता जाता है। रोपा के लिए भी HRTC की बस उपलब्ध है। आठ बजने को हैं और अब हम पूह पहुंच गए हैं।
पूह किन्नौर ज़िला की तहसील है और इस तरफ का मुख्य प्रशासनिक केंद्र है। यहाँ भी हमारी बस को डाक देनी है। हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी ग्रामीण इलाकों में डाक एचआरटीसी बसेस द्वारा ही भेजी जाती है और संबंधित पोस्टमैन बस से डाक लेने समय पर यहाँ पहुँच जाते हैं। पूह मेन कस्बा यहाँ से ऊपर को जाकर है, लेकिन हमारी बस यहाँ नीचे मेन रोड से ही निकल जाती है। पूह के लिए एचआरटीसी की अन्य बसें उपलब्ध हैं। अच्छा जी, आप दो हो गए। अच्छा जी, आप बोला और भैया बैग उठा लो यहाँ से, पीछे जैसे हो जाओ। वो यार नहीं है, सोने का काम नहीं है भैया। हम आगे अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भारतीय सेना और आईटीबीपी की मौजूदगी भी रहती है। बोलना पीछे। पूह से थोड़ा आगे आता है ये डबलिंग गाँव। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पुलिस का बैरियर है और इस तरफ आने वाले सभी वाहनों को यहाँ रोककर एंट्री की जाती है और यहाँ इस पुल को पार करके हम फिर से नदी के उस पार चले जाते हैं। यहाँ पर हमारी बस की डिटेल्स भी, जैसे बस नंबर, चालक परिचालक का नाम और पैसेंजर्स काउंट आदि नोट किए गए और हमारी 35 सीटर बस में 62 सवारियाँ हैं। इसके बाद हम आगे खाप संगम की तरफ निकल गए। फिर आता है ये पॉइंट जहाँ से NH5 राइट में नमग्या और शिपकी पास की तरफ चला जाता है। शिपकी पास अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर है और उसके बाद तिब्बत शुरू हो जाता है। ये NH5 पंजाब में फिरोजपुर के पास हुसैनी वाला बॉर्डर से शुरू होता है, जो भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है, और यहाँ शिपकीला में ये हाईवे ख़त्म होता है, जो भारत तिब्बत सीमा पर स्थित है। इस हाईवे की कुल लंबाई 660 किलोमीटर है। यहाँ से आगे अब हम NH 505 पर जाएंगे, जो NH 5 की ही ब्रांच है। फिर जल्दी ही हम पहुंच गए खाप संगम। खाप संगम वो जगह है जहां सतलुज और स्पीति नदियों का संगम होता है। सतलुज नदी तिब्बत स्थित मानसरोवर के पास रक्षताल झील से निकलती है। तिब्बत में इसका नाम लॉकचेन खंबाव है। शिपकीला से ये नदी किन्नौर हिमाचल प्रदेश यानी भारत में प्रवेश करती है। फिर करीब 15 किलोमीटर आगे चलकर ये खाप संगम आता है, जहां स्पीति नदी आकर इसमें मिल जाती है। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और आगे पंजाब और पाकिस्तान होते हुए चिनाब और सिंध नदी में जाकर मिल जाती है। यहाँ से एक रास्ता ताशीगंग गांव के लिए भी जाता है, जो बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक है। बिना परमिशन आप इस गांव तक नहीं जा सकते। ये खाप संगम बस एक टूरिस्ट पॉइंट ही है। यहाँ कोई गांव नहीं है, बस 1-2 ढाबे बने हुए हैं। तो यहाँ सतलुज नदी का साथ छोड़कर अब हम आगे स्पीति नदी के किनारे नाकों की तरफ निकल रहे हैं।
खाप संगम से आगे ये एक तंग सी घाटी है जिसमें स्पीति नदी गहराई में बहती है और दोनों तरफ खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इन चट्टानों को काट कर बीच में से सड़क बनाई गई है। पहले ये पॉइंट बेहद खतरनाक और सिंगल लेन होता था, लेकिन अभी बीआरओ ने इसे अच्छा डबल लेन बना दिया है। लेकिन पहाड़ उतने स्टेबल नहीं हैं, तो यहाँ कई बार छोटे बड़े पत्थर भी गिरते रहते हैं। पत्थर छोटा हो या बड़ा, खतरनाक तो दोनों ही हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से यहाँ पर चलना होता है। मेन बात यह है कि ऐसे किसी भी पॉइंट पर रुकना नहीं चाहिए। अगर आपका कहीं रुककर पहाड़ों को निहारने का मन करे तो सबसे पहले सुरक्षित पॉइंट देख लो जहाँ ऐसा कोई खतरा ना हो। आगे फिर नाकों तक हमें अब लगातार चढ़ाई चढ़नी है। यहाँ कई सारे हेयरपिन बेंड्स हैं और एक के बाद एक टर्न लेते हुए हमें नाको पहुँचना है। खाप संगम जहाँ 2600 मीटर के एलिवेशन पर है, वहीं नाको करीब 3600 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। थोड़ा चढ़ाई चढ़ने के बाद फिर ये का गांव आता है और ये हांगो रिकोंगपियो बस भी यहाँ पर खड़ी है। इस बस का जर्नी व्लॉग भी हमने बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हांगो भी इस तरफ घाटी का एक बेहद दुर्गम गांव है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। नाको से पहले ये एक और ख़तरनाक ढांक आती है जहाँ चट्टानें स्टेबल नहीं हैं। एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ है गहरी खाई। इस तरफ की हमारी पुरानी वीडियोस में आपने कई बार यहाँ बड़े बड़े पत्थर गिरे देखे होंगे। अभी हम पहुंच गए हैं हांगरंग घाटी में। आप देख सकते हैं कि इस तरफ घाटी में अब वेजिटेशन तो मानो है ही नहीं, एकदम सूखे से पहाड़ हैं और यहाँ मौसम एकदम ठंडा है। हांगरंग किन्नौर की दूसरी सबसे बड़ी घाटी है और इसमें करीब 16 गांव हैं। इसके बाद हम पहुंच गए यहाँ इस कैंची पर। इसे लेओ कैंची के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहीं से लेओ और हांगो के लिए रोड डाइवर्ट होता है और लेओ, चुलिंग व हांगो आदि की डाक भी यहीं पर उतारी जाएगी। यहाँ से आगे की डाक भी यहाँ पर बस में रखी जाती है। सामने वो हरा भरा सा लेओ गांव दिखाई दे रहा है। हमारी रिकोंगपियो से हांगो की वीडियो में हम उसी गांव से होते हुए हांगो तक गए थे।
लियो कैंची वो नीचे रह गई है और नदी के उस पार वो एक काली सी लाइन दिखाई दे रही है, वो हांगो जाने वाली सड़क है। अभी तो ये सड़क पक्की हो गई है, लेकिन जब हम गए थे तब ये पूरा रास्ता कच्चा होता था। लियो गांव अब बिल्कुल नीचे दिखाई दे रहा है। नीचे वाला ये रास्ता यंगथंग गांव के लिए जाता है, जो यहाँ नाको के पास बसा एक छोटा सा गांव है, और यंगथंग गांव भी ये नीचे ही दिखाई दे रहा है। आगे से ये सुमदो रिकोंगपियो बस भी आ गई। इसके बाद फिर 9:20 पर हमारी बस पहुंच गई नाको। यहाँ ये काजा रामपुर बस भी खड़ी है। हमारी बस का भी यहाँ पर 25-30 मिनट का ब्रेक होगा। नाको 3625 मीटर के एलिवेशन पर स्थित एक खूबसूरत गांव है। यहाँ से ऊंचे और बर्फीले पहाड़ों के मनमोहक नज़ारे देखे जा सकते हैं। रिकोंगपियो से काजा का हमारा 90% सफ़र नदी के किनारे ही है, लेकिन ये नाको ही है जहाँ हम इतनी ऊंचाई पर आते हैं। आगे मलिंग नाला क्रॉस करने के बाद हम फिर से उतराई उतरकर स्पीति नदी के किनारे पहुंच जाएंगे। नाको में भी आप एक रात रुक सकते हैं। यहाँ पर कई सारे होटल्स व होम स्टेज अवेलेबल हैं। यहाँ गांव में नाको मोनेस्ट्री और एक लेक भी है जहाँ आप घूम सकते हैं। आसपास के नज़ारों का तो यहाँ पर कोई जवाब ही नहीं है। आजकल यहाँ आने की सड़क भी अच्छी बन गई है, तो रिकोंगपियो से 4 घंटे में ही यहाँ पहुँच गए हैं। इस बीच आधे घंटे के लिए बस पीलो में भी रुकी रही थी। यहाँ पर भी बस आधा घंटा रुकी रहेगी। इतने में आराम से खा पी सकते हैं और यहाँ के पहाड़ों को तो निहार ही सकते हैं। आज का दिन कर लो। तो ये है नाको का फेमस कांगड़ी ढाबा। अब अंदर चलकर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। यहाँ पर बस के स्टाफ के साथ बैठकर ही गर्मा गर्म पराठा खाया। आधा घंटा यहाँ रुकने के बाद बस अब आगे चलने के लिए तैयार है। यहाँ पर इतना टाइम मिल जाता है कि आपकी अब तक की थकान उतर जाएगी और रिफ़्रेश होकर आप आगे का सफ़र जारी कर सकते हैं। यहाँ पर HRTC की 3 सर्विसेज हैं। एक हमारी बस जो 5:10 पर चली थी। इसके बाद 9 बजे रामपुर काजा और लास्ट में 12:30 बजे रिकोंगपियो सुमदो बस। तो आप इस बस में आकर 3-4 घंटे आराम करके दूसरी बस में आगे का सफ़र भी जारी कर सकते हैं। नाको से आगे निकलते ही ये आता है मलिंग गाँव, और गांव से थोड़ा ऊपर जाकर आएगा मलिंग नाला, और वहां तक हमें और चढ़ाई चढ़नी है। नीचे ये ग्राउंड बनाया हुआ है और वहां पर क्रिकेट मैच भी चल रहा है। कुछ ही देर में अब हम पहुंच रहे हैं मलिंग नाला। मलिंग नाला इस रोड का बेहद चैलेंजिंग पॉइंट है और इसीलिए ये कुख्यात है। ऊपर से आता नाला और इस तरफ लगातार दरकते पहाड़। ये पॉइंट कभी स्टेबल होता ही नहीं। इसे ठीक करने के लिए BRO लंबे समय से कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है।
सर्दियों में ये नाला जम जाता है, तब रोड पर फिसलन हो जाती है। मलिंग नाला के बाद अब हम लगातार उतराई उतर रहे हैं और इन सभी कैंचियों से होते हुए हमें स्पीति नदी के किनारे तक उतरना है। यहाँ खुली सड़क तो है, पर स्पीड हमेशा कंट्रोल में होनी चाहिए और ऊपर से गिरते पत्थरों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। नाकों से चांगो तक हमें करीब 10 हेयरपिन बेंड्स उतरने हैं। पीछे खाप से नाकों की चढ़ाई में भी तकरीबन इतने ही टर्न्स थे। अब हम स्पीति नदी के किनारे पहुंच गए हैं। पानी में एकदम मिट्टी घुली हुई है, लेकिन सर्दियों में इस नदी का रंग एकदम नीला सा होता है। आगे अब हमें काजा तक इसी नदी के साथ साथ जाना है। नाकों से उतरकर अब हम 3050 मीटर के एलिवेशन पर बसे चांगो गांव पहुंच गए। चांगो गांव अपने उत्तम सेबों की क्वालिटी के लिए मशहूर है। वो सामने दिखाई दे रहा है शलखर गांव। ये सारा रीजन किन्नौर ज़िला की हांगरंग तहसील में ही आता है, यानी अभी तक हम किन्नौर ज़िला में ही हैं। स्पीति घाटी की शुरुआत आगे सुमदो से होगी। शलखर से थोड़ा ही आगे चलकर आ जाता है सुमदो और यहाँ से शुरू होती है स्पीति घाटी। सुमदो में आईटीबीपी पोस्ट भी है, जहाँ दोबारा आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। फॉरेनर्स के लिए यहाँ इनर लाइन परमिट दिखाना ज़रूरी होता है।
आगे ये सीधा डबल लेन रोड कॉरिक बॉर्डर के लिए चला जाता है और काजा के लिए अब आगे का रोड सिंगल लेन है। कॉरिक बॉर्डर यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर है। आगे आता है ये ग्यू मोनेस्ट्री टर्न। यहाँ से राइट साइड ये रास्ता आगे ग्यू गांव के लिए जाता है। ग्यू गांव फेमस है करीब 550 साल पुरानी मम्मी के लिए। अगर आप अपनी गाड़ी से यहाँ आते हैं तो ऊपर ग्यू मोनेस्ट्री भी ज़रूर देख कर आएँ। इसके बाद हम पहुंच गए हुरलिंग और बस का हॉर्न सुनकर मैडम डाक लेने बाहर आ गई हैं। यहाँ हुरलिंग में अब हमारी बस का लंच ब्रेक होगा। इस बस का अपोजिट रूट यानी काजा से शिमला जाने वाली बस भी यहाँ पर खड़ी है। अभी 9:30 बजे नाको में ब्रेकफास्ट किया था और अब 12 बजे ही यहाँ लंच ब्रेक हो गया। करीब 6 घंटों में बस तीसरी बार खाने के लिए रुकी है और अभी तो बिल्कुल भी भूख नहीं है। बस यहाँ पर आधा घंटा रुकेगी। दरअसल पहले रोड्स काफ़ी ख़राब होते थे और यहाँ तक आते आते ही बस को 9 घंटे लग जाते थे, लेकिन अब काफ़ी जल्दी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये हमारी बस का रिवर्स रूट यानी काजा से शिमला जाने वाली बस है, जो सुबह 8 बजे काजा से चल कर आ रही है और शाम 4:30 बजे रिकांगपिओ और सुबह तड़के 3 बजे शिमला पहुँच जाएगी। और कुछ ही देर में ये शिमला जाने वाली बस यहाँ से रवाना हो गई। फिर जल्दी ही हमारी बस भी यहाँ से आगे चल पड़ी। धूप तो यहाँ काफ़ी है और गर्मी का एहसास भी हो रहा है, लेकिन हवाएं बिल्कुल ठंडी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। शाम होते होते एकदम ठंडक हो जाएगी। हुरलिंग से थोड़ा ही आगे आता है ये चंडीगढ़ गांव। इस गांव की भी अपनी अलग कहानी है।
कौरिक जो भारत तिब्बत सीमा के बिल्कुल पास बसा है, वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से गांव को खाली करवाया गया था। बदले में वहाँ के लोगों को चंडीगढ़ में बसाने का प्लान था, जो उस टाइम नया बस रहा था। लेकिन यहाँ के लोगों ने अपनी सरजमीन को नहीं छोड़ा और यहीं पर अपना गांव बसा लिया और उसका नाम ही चंडीगढ़ रख दिया। लोगों का मानना था कि अपनी सरजमीन पर रहकर वो अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों से जुड़े रहेंगे। यहाँ से हमें नदी के उस पार सुमरा गांव तक जाना है। नदी के पार किन्नौर ज़िला है, जबकि इस तरफ है लाहौल स्पीति ज़िला। रिकांगपिओ डिपो की बस है तो अपने ज़िला के गांव को तो कनेक्ट करेगी ही। वैसे अगर वहाँ की सवारियाँ ना हों तो बस सीधे भी निकल जाती हैं। यहाँ की 2-3 सवारियाँ थी जिन्हें ड्रॉप करने के बाद बस अब वापस चलेगी। फिर यहाँ पर हम दोबारा NH 505 पर आ गए और अब आगे काजा की तरफ मुड़ रहे हैं। सुमरा गांव है तो बिल्कुल सामने ही, मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये बस गांव के अंदर तक जाती है। इसके बाद आता है ये लरी गांव। वैसे तो आसपास का सारा रीजन सूखा सा है, लेकिन गांव के पास हरियाली और पेड़ पौधे हैं, क्योंकि गांव वहीं बसा होता है जहां खेती लायक मिट्टी हो और कूलों के माध्यम से पानी सिंचाई के लिए खेतों में लाया जाता है। यहाँ के लोग कई तरह के फल और सब्जियां आदि उगाते हैं। और ये है जवाहर नवोदय विद्यालय लरी स्पीति। इस ठंडे व रेगिस्तान में स्थित ये संस्थान अपने आप में जहाँ चुनौती भरा है, वहीं पढ़ाई करने के लिए एक बेहतरीन स्थान भी है। दिक्कत तो यहाँ सर्दियों में ही है, जब हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है और पानी भी जम जाता है, पर उसके लिए भी इंतज़ाम हो ही जाते हैं। लरी गांव में भी कुछ होम स्टेज हैं जहां आप रुक सकते हैं। साथ में ऊपर है गुरु पद्म संभव की ये बड़ी सी मूर्ति।
इसके बाद फिर हम पहुंच गए ताबो। ताबो स्पीति घाटी का एक बड़ा कस्बा है और यहाँ उतरने वाली कई सवारियाँ थीं। अब जाकर बस का लोड थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी तक खड़े हुए हैं। ताबो मोनेस्ट्री यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। कई लोग यहाँ ताबो में आकर भी नाइट स्टे करते हैं। आसपास बहुत से होटल्स और होम स्टेज उपलब्ध हैं। ताबो की ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बीच बीच में ऐसे कई छोटे छोटे गांव बसे हैं और ज़्यादातर गांव नदियों के किनारे ही स्थित हैं। वो सामने वाले पुल से होकर नदांग गांव के लिए रास्ता जाता है। स्पीति घाटी में जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। और इस पॉइंट पर तो बस एकदम नदी के बराबर ही आ जाती है। फिर आता है ये पोह गांव। ये सभी छोटे छोटे गांव स्पीति रीजन की काजा तहसील में आते हैं, जबकि इनका ज़िला मुख्यालय लाहौल के केलोंग में है। लाहौल और स्पीति का आपसी संपर्क साल के 7-8 महीने बंद ही रहता है। सुमदो से आगे काजा तक का रोड अब ऐसा ही सिंगल लेन और धूल भरा है। नदी बिल्कुल साथ साथ बहती है और यहाँ ड्राइव भी ध्यान से करना होता है। सीधी सड़क देखकर लोग स्पीड बढ़ा लेते हैं, मगर एकदम कहाँ टर्न आ जाए और कहाँ पर गड्ढा हो इसका कोई पता नहीं चलता, इसलिए स्पीड हमेशा कम ही रखें। और यहाँ पर हवा का झोंका कई बार इतना तेज़ आता है कि आपके आगे धूल का गुब्बार उड़ने लगेगा और आगे कुछ दिखाई ही नहीं देगा। और तेज़ हवा से ही ऊपर पहाड़ से पत्थर भी गिरने लगते हैं। ताबो से काजा के बीच ऐसे 4-5 पॉइंट्स हैं जहाँ ऊपर से छोटे बड़े पत्थर गिरते रहते हैं। वैसा ही एक पॉइंट ये भी है जहाँ तेज़ हवा से ही सड़क पर पत्थर आकर गिर रहे हैं। ऊपर से पत्थर इतनी तेज़ी से आते हैं कि गाड़ी को अच्छा खासा नुकसान पहुँचा सकते हैं, और कोई बड़ा पत्थर आ गया तो नदी बिल्कुल साथ में ही है। सारे छोटी गाड़ी वाले यहाँ ध्यान से ऊपर देखकर फिर तेज़ी से गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं,
लेकिन हमारी बस तो ऐसे तेज़ी से यहाँ से भाग भी ना पाएगी। लगातार पत्थर गिर रहे हैं, लेकिन आगे तो निकलना ही पड़ेगा। यहाँ पर सब किस्मत का खेल है। पत्थर ना गिरे तो अच्छी किस्मत, और गिर गया तब भी हमारा नसीब। आज हमारा भाग्य अच्छा था। बस निकलने से ठीक पहले पत्थर गिरे और बस निकलने के बाद भी पत्थर गिरते दिख रहे थे। एक भी पत्थर बस से लग जाता तो इस सुंदर सी बस को नुकसान पहुंच सकता था। और ऐसे पॉइंट पर छोटी गाड़ियों को पास देने में भी दिक्कत होती है। बड़े वाहन जैसे बस और ट्रक आदि को हमेशा पहाड़ी वाली साइड ही लगाना चाहिए, क्योंकि उनमें लोड ज़्यादा होता है। बढ़ाओ को काट के थोड़ा जाने दो। आगे करो, थोड़ी सी और यहाँ तक काट दो ना। हमारी ये 30-45 सोंगी सनम आज पहली बार इस काजा रूट पर आ रही हैं, वरना अक्सर यहाँ ओल्ड टाटा, स्टार बस या टाटा BS4 बसेस ही आती हैं। सड़क की हालत तो आप देख ही रहे हैं। ऐसे में नई बसेस यहाँ भेजने से उनमें डेंट डल सकते हैं। पर एक बात तो है कि इस रीजन में बस वेल मेंटेन्ड होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो यहाँ सर्विस का कोई ऑप्शन ही नहीं है। सामने ये है स्पीति नदी पर बना पुल, और यहाँ से रास्ता माणे गांव के लिए जाता है, जो नदी के उस पार जाकर बसा है। स्पीति घाटी के ज़्यादातर गांव अब सड़क मार्ग से जुड़ गए हैं। शिचलिंग के बाद ये दाईं तरफ सड़क धनकर मोनेस्ट्री के लिए जाती है, जो स्पीति घाटी की एक और फेमस मोनेस्ट्री है। स्पीति लामाओं की भूमि है और यहाँ अधिकतर बौद्ध धर्म के लोग ही रहते हैं। स्पीति नदी में इतना पानी आजकल गर्मियों में ही देखने को मिलता है। बरसात यहाँ होती नहीं और सर्दियों में पानी जमा रहता है। गर्मियों के समय ग्लेशियर पिघलते हैं तो पानी का बहाव बढ़ता है, वरना ज़्यादातर समय नदी में साफ़ और नीला सा पानी ही रहता है। इसके बाद आता है पिन वैली के मुहाने पर बसा ये समलिंग गाँव, और पीछे इस घाटी में जाकर पिन वैली है। यहाँ पर हमारी बस से कई सवारियाँ भी उतरी।
पीछे वहाँ स्पीति और पिन नदियों का संगम भी होता है। पिन वैली का रास्ता थोड़ा आगे से डाइवर्ट होता है। फिर आता है ये पुल जहाँ से पिन वैली के लिए रास्ता जाता है। पिन वैली भी स्पीति का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और इसमें कई सारे गांव बसे हैं। पिन वैली से ट्रैकर्स पिन भाभा और पिन पार्वती ट्रैक्स भी करते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं शेगो गांव में और अब काज़ा बस थोड़ी ही दूर बचा है। काज़ा के अलावा आपको ऐसे हर छोटे गांव में भी रहने के लिए होटल्स या होम स्टेज मिल जाएंगे, जहां रहकर आप इन गांव के बारे में और अच्छे से जान सकते हैं। और शेगो गांव में ये काज़ा पुलिस का नाका भी है। आजकल इलेक्शंस का टाइम है तो यहाँ चेकिंग चल रही है। हमारे आगे ये डीजल का टैंकर चल रहा है। काज़ा में विश्व का सबसे ऊंचा पेट्रोल पंप है और ये वहीं की सप्लाई है जो ऊना हिमाचल प्रदेश से आती है। काज़ा में तेल की खपत भी काफ़ी होती है। पहले रिकांगपिओ पोवारी के बाद अगला पेट्रोल पंप सीधे काज़ा में ही था, लेकिन अब पू में भी एक नया पेट्रोल पंप खुल गया है। इसके बाद फिर 2:30 बजे हमारी बस काज़ा शहर में प्रवेश कर गई। और आगे से ये 2:30 बजे चलने वाली काज़ा सुमदो बस भी यहाँ से निकल रही है। तो फाइनली अपने 9 घंटे के रोमांचक सफ़र के बाद बस अब काज़ा बस स्टैंड पहुँच गई है। काज़ा और ये स्पीति घाटी हमेशा सूखी सी रहती है, तो यहाँ पर हर तरफ धूल ही धूल उड़ रही है। हमारी बस यहाँ सीधे ही अंदर जाकर रुक गई थी, लेकिन वहाँ सवारियों को उतरने में परेशानी होती तो ये फिर से बाहर आ रही है। अभी इसको डाक जमा करवाने पोस्ट ऑफिस भी जाना है।
ये सुंदर स्पीति घाटी आती तो ज़िला लाहौल स्पीति में है, लेकिन यहाँ ज़्यादातर परिवहन सेवाएं किन्नौर के रिकांगपिओ डिपो द्वारा ही दी जाती हैं, क्योंकि यहाँ से रिकांगपिओ के लिए कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी है। ज़िला मुख्यालय केलोंग के लिए सड़क साल के अधिकतर महीने बंद रहती है। HRTC केलोंग डिपो द्वारा काजा और मनाली के बीच सीजनल बस चलाई जाती है, लेकिन अभी वो रूट बंद है। रिकांगपिओ डिपो द्वारा यहाँ से मैक्सिमम लोकल गांव जैसे किब्बर चिचम, लांगजा, कोमिक हिक्किम, डेमूल, लालुंग, लोसर और पिन वैली के लिए बसेस चलाई जाती हैं। अब काजा तो पहुँच गए हैं तो यहाँ के कुछ गांव भी घूमने चाहिए। यहाँ से सारे गांव को जाने वाली बसें दोपहर के बाद ही निकलती हैं। ये सामने किब्बर चिचम जाने वाली बस तैयार है तो इसी में चलते हैं, लेकिन ये सफ़र हम आपको दिखाएंगे इससे अगले पार्ट में। अभी के लिए हम ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको HRTC की सबसे खूबसूरत बस से ये खतरनाक पर रोमांचक सफ़र पसंद आया होगा और स्पीति घाटी की पूरी जानकारी भी आपको मिल गई होगी। यहाँ की बाकी बातें हम इससे अगली वीडियोस में जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।